हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको पेल्टन व्हील के डिफरेंट फार्मूला जो है वो बताता हूँ। इसके बाद हम लोग इसको कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। एक पेल्टन व्हील का जो कंस्ट्रक्शन और वर्किंग है उसके मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। उसके लिए आप मेरा दूसरा वीडियो है वो आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे तो बेसिकली मैं आपको फार्मूलाज और उसके डिफरेंट एफिशिएंसीज, उसके डिफरेंट टाइप के पावर्स, वो सारी चीजें आपको बताता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो डैम की लेवल दिखाई है मैंने, ये हेड रेस है। इस डैम की हाई लेवल से वाटर फ्लो होता है लो लेवल, मतलब नोजल तक फ्लो होता है। तो ये जो लेवल डिफरेंस है इस हेड रेस के बीच में और ये नोजल के बीच में, जो लेवल डिफरेंस है या हेड डिफरेंस है हेड रेस और नोजल के बीच में, इस हेड डिफरेंस को हम लोग ग्रॉस हेड बोलते हैं। तो ग्रॉस हेड जो है हेड रेस और नोजल, ये दोनों के बीच में जो लेवल डिफरेंस है उसको मैं ग्रॉस हेड बोलता हूं। ठीक है। फ्रांसिस टर्बाइन के केस में ग्रॉस हेड थोड़ा डिफरेंट होता है। ये हेड रेस और टेल रेस की लेवल डिफरेंस मतलब ग्रॉस हेड होता है। लेकिन पेल्टन व्हील में जो ग्रॉस हेड है वो जनरली हेड रेस और नोजल के बीच में जो हेड डिफरेंस है उसी को बोलते हैं हम लोग। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो पेनस्टॉक के अंदर से जब लिक्विड फ्लो होगा तो उसके अंदर कुछ हेड लॉस होता है जिसको हम लोग फ्रिक्शनल हेड लॉस बोलते हैं। तो फ्रिक्शनल हेड लॉस की वजह से जो अवेलेबल हेड है वो थोड़ा सा ग्रॉस हेड से थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो ग्रॉस हेड में से मैं फ्रिक्शनल हेड लॉस माइनस कर देता हूं। फ्रिक्शनल हेड लॉस माइनस करने के बाद जो रिमेनिंग हेड है वो मेरा नेट हेड या फिर अवेलेबल हेड है, ऐसे मैं उसको बोल सकता हूं। ठीक है। एक वाटर जो है हाई लेवल से जब लो लेवल को आता है तो उसकी जो प्रेशर एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी या वेलोसिटी हेड में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ पे जो अवेलेबल है वो प्रेशर हेड है और ये प्रेशर हेड नोजल के अंदर वेलोसिटी हेड में कन्वर्ट हो जाता है। नोजल का जो फंक्शन है, नोजल प्रेशर एनर्जी को वेलोसिटी एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है। तो प्रेशर एनर्जी जो है वेलोसिटी एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो जो प्रेशर एनर्जी जो हमारे पास अवेलेबल है यहां तक, जब ये प्रेशर के अंडर वाटर इस नोजल में से फ्लो होगा तो नोजल एक स्मॉल ओपनिंग होता है, जिस स्मॉल ओपनिंग की वजह से प्रेशर एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है और टोटली ये काइनेटिक एनर्जी के साथ जेट बकेट को स्ट्राइक करेगा। बकेट को स्ट्राइक करने के बाद बकेट और ये पेल्टन व्हील जो है रोटेट करना शुरू करेगा। इस बकेट की जो वेलोसिटी होगी उसको हम लोग टेंजेंशियल वेलोसिटी बोलेंगे। टेंजेंशियल वेलोसिटी जो है उसको मैं u से डिनोट करूंगा। अब यहाँ पे मैंने u1 और u2 ऐसे दो चीजें लिखी है, लेकिन हम लोग देखते हैं u1 और u2 क्या है। जस्ट अभी आप अज्यूम करो कि u मतलब क्या है, टेंजेंशियल वेलोसिटी है बकेट की और इस वेलोसिटी से बकेट मूव कर रहा है। तो यहाँ पे हेड जो था आपका ये नेट हेड था, नेट अवेलेबल हेड। ग्रॉस हेड में से मैं फ्रिक्शनल हेड माइनस कर रहा हूं, मुझे नेट हेड मिल रहा है। अभी इस पॉइंट पे जो एनर्जी अवेलेबल है वो प्रेशर के फॉर्म में या प्रेशर हेड के फॉर्म में, तो उसी एनर्जी को मैं वाटर पावर बोल सकता हूं। वाटर पावर मतलब एनर्जी विच इज अवेलेबल जस्ट बिफोर द नोजल, या फिर मैं बोल सकता हूं इट इज द एनर्जी अवेलेबल एट द डैम लेवल। तो डैम में जितनी एनर्जी अवेलेबल है वो वाटर पावर है, ऐसे कंसिडर कर लो। इसको मैं WP से डिनोट कर सकता हूं। वाटर पावर कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है ग्यामा इंटू क्यू इंटू एच। ग्यामा का मतलब है स्पेसिफिक वेट। स्पेसिफिक वेट जो होता है वाटर के लिए 9810 न्यूटन पर मीटर क्यूब। क्यू मतलब वाटर डिस्चार्ज, डिस्चार्ज जिसको हम लोग बोलते हैं, या फ्लो रेट। फ्लो रेट मीटर क्यूब पर सेकेंड में होता है। और फिर एच मतलब नेट हेड वाटर का। तो इस पॉइंट पे जो एनर्जी अवेलेबल है वो वाटर पावर के फॉर्म में अवेलेबल है
और ये जो पॉइंट मैंने दिखाया ये नोजल के जस्ट पहले है, मतलब नोजल के पहले इतनी एनर्जी अवेलेबल है। अभी नोजल से जब वाटर पास हो जाता है तो नोजल से पास होने के बाद इस नोजल में कुछ फ्रिक्शनल ड्रॉप हो जाता है या कुछ हेड लॉस हो जाता है, तो एक्चुअल जो एनर्जी अवेलेबल है नोजल के बाद वो स्लाइटली इस वाटर पावर से कम होनी चाहिए, क्योंकि नोजल के अंदर लॉसेज हो जाते हैं। तो इसके बाद जो एनर्जी अवेलेबल है वो इससे कम है, मतलब उसको मैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ जेट ऐसे बोलता हूं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ जेट जो है वो एनर्जी अवेलेबल आफ्टर द एग्जिट फ्रॉम द नोजल है या फिर बिफोर स्ट्राइकिंग द बकेट। तो बकेट को स्ट्राइक करने से पहले इतनी एनर्जी मुझे अवेलेबल है। मैं ऐसे बोल सकता हूं ये इनपुट एनर्जी टू द टरबाइन है, इनपुट एनर्जी टू टरबाइन। काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला आपको पता होगा, हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ पे v मतलब जेट की वेलोसिटी है, जेट की वेलोसिटी मैं v1 से डिनोट करूंगा। मास जो है वाटर का मास में m डॉट से डिनोट करता हूं। m डॉट मतलब आपका मास फ्लो रेट है। मास फ्लो रेट हम लोग kg पर सेकेंड में मेजर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो एनर्जी अवेलेबल थी वो वाटर पावर के फॉर्म में थी। नोजल से जब वाटर एग्जिट करता है तो नोजल में कुछ लॉसेस हो जाते हैं जिसको हम लोग नोजल लॉसेस करके बोलेंगे। फिर नोजल के बाहर जो एनर्जी अवेलेबल है वो इनपुट एनर्जी टू द टरबाइन है, मतलब वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में अवेलेबल है। काइनेटिक एनर्जी हम लोग हाफ एम डॉट वी स्क्वायर से कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी इस एनर्जी से जेट स्ट्राइक करेगा बकेट को, लेकिन बकेट को भी इतनी पूरी एनर्जी नहीं मिलेगी। बकेट के अंदर भी जब लॉसेस हो जाएंगे, ब्लेड फ्रिक्शन लॉसेस, कैसे कि वाटर जब ब्लेड पे स्ट्राइक करेगा और वाटर जब ग्लाइड करता है ब्लेड के ऊपर से, तो तभी कुछ ब्लेड फ्रिक्शन में लॉसेस हो जाते हैं। और इसीलिए एक्चुअल एनर्जी या एक्चुअल पावर जो ये टरबाइन डेवलप करेगा वो इस काइनेटिक एनर्जी से थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो पेल्टन व्हील जो पावर डेवलप करेगा, पावर डेवलप बाय पेल्टन व्हील, इस पावर पे एक्चुअली अपन रनर पावर बोल सकते हैं, या मैं इसको आरपी से डिनोट करूंगा। रनर पावर के लिए मैं एक फॉर्मूला लिखता हूं जो मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा। ये फॉर्मूला है डेंसिटी, रो मतलब डेंसिटी होती है, क्यू मतलब डिस्चार्ज होता है, VW1 प्लस माइनस VW2 इंटू यू, ये आपकी वेलोसिटी है, ठीक है। एक्चुअली ये फॉर्मूला जो है आपका यूलर्स मोमेंटम इक्वेशन से आता है। यूलर्स मोमेंटम इक्वेशन जो हम लोग किसी भी टाइप के टरबाइन के लिए यूज कर सकते हैं, जैसे फ्रांसिस टरबाइन है या फिर कैप्लान टरबाइन है, सबके लिए ये यूलर्स मोमेंटम इक्वेशन अप्लाई करता है। फ्रांसिस टरबाइन और कैप्लान टरबाइन के केस में ये फॉर्मूला थोड़ा सा डिफरेंट है। फ्रांसिस और कैप्लान में यहाँ पे U1 आएगा प्लस माइनस VW2 और U, ऐसे ये फॉर्मूला हम लोग फ्रांसिस और कैप्लान में यूज करेंगे। ये एक्चुअली जनरल फॉर्मूला है। पेल्टन व्हील में जैसे यहाँ पे U1 और U2 ये दोनों वेलोसिटीज इक्वल होती है, इसीलिए U1 और U2 कॉमन ले सकते हैं हम लोग, U करके हम लोग लिख सकते हैं कॉमन लेके। अब ये जो टर्म्स है VW1, VW2 और U तो आपको पता है ये टांजेंशियल वेलोसिटी है बकेट का। VW1, VW2 ये वर्ल वेलोसिटीज है, इसके डिटेल्स अभी हम लोग थोड़ी देर में सीखेंगे, ठीक है। तो पावर डेवलप बाय द पेल्टन व्हील, दैट इज द रनर पावर। यहाँ पे मैंने आपको तीन चीजें बताई। यहाँ पे जो एनर्जी अवेलेबल है जिसको हम लोग वाटर पावर बोलते हैं, नोजल के एग्जिट को जो एनर्जी अवेलेबल है वो इनपुट एनर्जी टू द टरबाइन या काइनेटिक एनर्जी है। उसके बाद
ब्लेड फ्रिक्शन की वजह से लॉसेस हो जाते हैं, इसलिए व्हील जो एक्चुअल एनर्जी डेवलप करता है वो हम लोग इस फॉर्मूला से निकालते हैं। ठीक है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी में मैंने एक टर्म यूज किया जिसको हम लोग मास फ्लो रेट कह सकते हैं। मास फ्लो रेट निकालने के लिए एक फॉर्मूला मैं आपको देता हूं, यह है डेंसिटी इनटू डिस्चार्ज। कहीं पे मास फ्लो रेट की जगह वेट ऑफ वाटर फ्लोइंग यूज किया जाता है। तो वेट फ्लोइंग पर सेकेंड अगर ये टर्म आ जाता है आपका, तो वेट फ्लोइंग पर सेकेंड के लिए W डॉट से मैं डिनोट करता हूं। सिर्फ डेंसिटी की जगह आपको यहाँ पे स्पेसिफिक वेट यूज करना है, स्पेसिफिक वेट इनटू डिस्चार्ज, ये होगा आपका वेट फ्लोइंग पर सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ पे डिफरेंट टाइप के जो लॉसेज है वो हम लोग एक बार टेबुलर फॉर्म में लिख के देते हैं। तो पहले जो एनर्जी अवेलेबल है वाटर पावर के फॉर्म में, बीच में लॉसेज हो गए जिसको मैं नोजल लॉसेज बोलता हूं। वाटर पावर के बाद नोजल में लॉसेज होने के बाद जो एनर्जी अवेलेबल है वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में अवेलेबल है। काइनेटिक एनर्जी के बाद वापस लॉसेज हो जाते हैं ब्लेड फ्रिक्शन की वजह से, जिसको हम लोग हाइड्रोलिक लॉसेज बोलते हैं। ये हाइड्रोलिक लॉसेज होने के बाद जो एनर्जी टरबाइन प्रोड्यूस करेगा उसको मैं रनर पावर बोल सकता हूँ। वाटर पावर निकालने के लिए फॉर्मूला गामा क्यू एच बोला था मैंने। काइनेटिक एनर्जी का हाफ एम डॉट v1 स्क्वायर, v1 मतलब जेट की वेलोसिटी है, और रनर पावर के लिए मैंने आपको फॉर्मूला दिया था रो क्यू vw1 प्लस माइनस vw2 इंटू यू। अभी रनर पावर मतलब रनर जितनी पावर डेवलप करता है वो पूरी की पूरी शाफ्ट को अवेलेबल नहीं होती है, क्योंकि बेयरिंग जो है, बेयरिंग में कुछ लॉसेज होते हैं जिसको हम लोग मैकेनिकल लॉसेज कह सकते हैं। तो मैकेनिकल लॉसेज होने के बाद जो एनर्जी आउटपुट शाफ्ट को मिलती है वो एनर्जी मतलब आपकी शाफ्ट पावर है। ठीक है, अभी डिफरेंट टाइप की यहाँ पे एफिशिएंसीज आती है, जैसे शाफ्ट पावर और रनर पावर, ये दोनों में जो एफिशिएंसी है उसको मैकेनिकल एफिशिएंसी हम लोग कह सकते हैं। तो मैकेनिकल एफिशिएंसी जो है शाफ्ट पावर डिवाइडेड बाय रनर पावर होती है। रनर पावर और ये इनपुट एनर्जी टू द टरबाइन है, ये दोनों का जो रेशियो है उसे मैं हाइड्रोलिक एफिशिएंसी कहता हूं। तो हाइड्रोलिक एफिशिएंसी लिख सकते हैं, ये होगी आपकी हाइड्रोलिक एफिशिएंसी। फिर ये दोनों के बीच में जो एफिशिएंसी होगी शाफ्ट पावर और काइनेटिक एनर्जी के बीच में, ये ओवरऑल एफिशिएंसी है। तो ओवरऑल एफिशिएंसी मतलब शाफ्ट पावर डिवाइड बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ द जेट। ओवरऑल एफिशिएंसी निकालने के लिए आप लोग हाइड्रोलिक एफिशिएंसी इनटू मैकेनिकल एफिशिएंसी ये वाला फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप की एफिशिएंसी है। ठीक है, तो पेल्टन व्हील के ये डिफरेंट फॉर्मूलाज है, एफिशिएंसीज है जो हमको यूजुअली यूज करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे अभी हम लोग इनलेट और आउटलेट ट्रायंगल सीखेंगे पेल्टन व्हील के लिए। यहाँ पे मैंने ये जो शेप दिखाई है बकेट का शेप है। बकेट शेप अगर आप देखते हो तो ये डबल कप शेप है, जिसको हम लोग सेमी इलिप्टिकल कप शेप कहते हैं। तो यहाँ पे दो सेमी इलिप्टिकल कप्स है जिनके बीच में यहाँ पे एक स्प्लिटर दिया गया है। जेट जब इस स्प्लिटर पे आके स्ट्राइक करेगा तो स्ट्राइक करने के बाद इस जेट को दोनों तरफ ये स्प्लिट हो जाएगा। स्प्लिट होने के बाद जेट इधर से
इस वेन को टेंजेंशियली एग्जिट करेगा। तो ये याद रखना, जेट कभी भी इस वेन टिप से टेंजेंशियली एग्जिट करता है। तो इसलिए अगर मैं इस टिप को एक टेंजेंट ड्रॉ कर देता हूं, तो इस टेंजेंट का जो एंगल है वो आपका फाई करके हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो फाई मतलब ये वेन एंगल है, इस टेंजेंट का डायरेक्शन है, मतलब जिसको हम लोग वेन एंगल बोलते हैं, वेन एंगल एट द आउटलेट। और ये जो एंगल है ये जेट का डिफ्लेक्शन का एंगल है। देखो जेट ऐसे इस डायरेक्शन में जेट आ रही थी, लेकिन जेट इतने एंगल से टर्न हो गए तो ये एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन हो जाता है। पेल्टन व्हील में एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन जनरली 165 होता है, और ये जो वेन एंगल है वो 15 डिग्री के आसपास होता है। जेट की जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो v1 थी, तो v1 मतलब जेट की इनकमिंग वेलोसिटी हुई। बकेट की वेलोसिटी जो है u1 है एट द एंट्रेंस, तो ये हो गया u1 एट द एंट्रेंस, दैट इज द बकेट्स टेंजेंशियल वेलोसिटी। ये एब्सोल्यूट वेलोसिटी भी इसको बोलेंगे हम लोग, ये जेट की एब्सोल्यूट वेलोसिटी है एट द एंट्रेंस, ये बकेट की टेंजेंशियल वेलोसिटी है एट द एंट्रेंस। ये दोनों का अगर मैं माइनस करता हूं, मतलब ये दोनों का डिफरेंस लेता हूं, तो ये एब्सोल्यूट वेलोसिटी माइनस टेंजेंशियल वेलोसिटी, ये दोनों को माइनस कर दो, आपको जो मिलता है वो आपको मिलेगा रिलेटिव वेलोसिटी। तो रिलेटिव वेलोसिटी मतलब ये दोनों का डिफरेंस है v1 और u1 का, ठीक है। जेट इसको स्ट्राइक करने के बाद टर्न हो जाएगी, डिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये जो वेलोसिटी है, जिस वेलोसिटी से ये टेंजेंशियली निकलेगा, उस वेलोसिटी को रिलेटिव वेलोसिटी 2 कहा जाता है। तो रिलेटिव वेलोसिटी जो है वो भी डिफरेंस होगा, जैसे रिलेटिव वेलोसिटी 1 एब्सोल्यूट वेलोसिटी और टेंजेंशियल वेलोसिटी का या बकेट की वेलोसिटी का डिफरेंस है, वैसे रिलेटिव वेलोसिटी 2 जो है वो भी डिफरेंस होगा, लेकिन एब्सोल्यूट वेलोसिटी एट 2 और बकेट की वेलोसिटी एट द आउटलेट, ये दोनों का डिफरेंस होगा। मतलब VR2 जो है वो डिफरेंस होना चाहिए V2 का और U2 का, ठीक है। लेकिन इस केस में ये दोनों जो है, दोनों का डायरेक्शन सेम था, तो ये दोनों को मैं अलजेब्रिकली सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं। लेकिन यहाँ पे V2 का डायरेक्शन अलग होता है और ये जो U2 है, U2 का डायरेक्शन अलग होता है। तो यहाँ पे डायरेक्शंस अलग होने की वजह से इनको अलजेब्रिकली सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता, इसलिए हम लोग इनको वेक्टोरियली सब्ट्रैक्ट करते हैं। और वेक्टर्स का कंसेप्ट जिसको पता नहीं है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपको सिर्फ क्या करना है, ये VR2 और ये V2, ये दोनों की पोजीशन याद रखनी है। पहले मैंने VR2 ड्रॉ किया, फिर मैंने V2 ड्रॉ किया, और ये VR2 और ये V2, ये दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो U2 होता है। तो ये वेक्टर्स वगैरह जो है आपको याद रखने की यहाँ पे इतनी जरूरत नहीं है। जस्ट आप इमेजिन कर लो कि अगर VR2 मैंने पहले ड्रॉ किया, उसके बाद मैंने V2 ड्रॉ किया, ठीक है, उसकी लोकेशन पोजीशन याद रखो, और VR2 और V2 के बीच में जो डिस्टेंस है वो हो गया आपका U2, ठीक है। ओके, ये बहुत बार जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो हमें इस V2 के 2 कंपोनेंट्स निकालने पड़ते हैं। एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है और एक वर्टिकल कंपोनेंट होता है। तो V2 मतलब एब्सोल्यूट वेलोसिटी एट द आउटलेट, इसके 2 कंपोनेंट्स मैंने बोले, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जिसको VW2 बोला जाता है, जिसको वर्ल्ड वेलोसिटी बोलते हैं हम लोग, और V2 का ये वर्टिकल जो कंपोनेंट है उसको फ्लो वेलोसिटी 2 कहेंगे, ठीक है। तो 2 वेलोसिटीज हैं, एक वर्ल्ड वेलोसिटी और एक फ्लो वेलोसिटी, ठीक है। इसमें से ये जो VR2 है, VR2 का जो एंगल है मैंने बोला ये टेंजेंशियल होता है, इसका मतलब ये एंगल फाई होना चाहिए, जितना वेन का एंगल होता है आउटलेट पे वही एंगल फाई यहाँ पे आपको दिखाना। यहाँ पे V1 का जो डायरेक्शन सीधा मतलब हॉरिजॉन्टल है, लेकिन V2 का डायरेक्शन वैसे नहीं है, V2 का एंगल होता है और V2 का एंगल होता है बीटा, ठीक है। अब इस बीटा के भी दो चीजें हो सकती है। ये बीटा 90 से अगर लेस है तो ये वाला ट्रायंगल जो है ये करेक्ट है, लेकिन बीटा की वैल्यू कभी कभी 90 से ज्यादा होती है, तो ये आउटलेट वेलोसिटी जो है, एब्सोल्यूट वेलोसिटी जो है, उसका डायरेक्शन थोड़ा चेंज हो जाएगा।
तो एब्सोल्यूट वेलोसिटी ये डायरेक्शन में ऐसे आ जाएगी और बीटा एंगल जो है वो 90 से बड़ा हो जाएगा, मतलब ऑब्ट्यूस हो जाएगा। लेकिन मैंने बोला था U2 जो है हमेशा VR2 और V2 के बीच में होता है, इसका मतलब ये वाली जो वैल्यू है वो U2 होनी चाहिए, ठीक है। अब इस V2 के दो कंपोनेंट्स आएंगे, एक सीधा वर्टिकल कंपोनेंट जिसको मैं फ्लो वेलोसिटी कह सकता हूं, और दूसरा ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है इतना, तो ये वर्टिकल कंपोनेंट, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ये आपका हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है इसको मैं बोल सकता हूं VW2, और जैसे मैंने बताया ये जो है ये आपका U2 हो सकता है, ठीक है, ओके। लेकिन आपको हमेशा याद रखना है पेल्टन व्हील में जब भी मैं कहता हूं U1 और U2, U1 मतलब बकेट की वेलोसिटी इनलेट पे, U2 मतलब बकेट की वेलोसिटी आउटलेट पे, लेकिन ये दोनों वेलोसिटीज हमेशा इक्वल ही होती है पेल्टन व्हील के केस में। सिमिलरली पेल्टन व्हील के केस में VR1 VR2 ये भी इक्वल होता है। सिमिलरली पेल्टन व्हील के केस में आपको ओके ये दोनों चीजें याद रखना, ये दोनों चीजें इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। U1 U2 इक्वल होगा, VR1 VR2 इक्वल होगा, ठीक है। V1 और V2 ये दोनों अलग होते हैं, ये इक्वल नहीं हो सकते, तो एब्सोल्यूट वेलोसिटी जो है वो डिफरेंट होगी। सिमिलरली फ्लो वेलोसिटी, तो यहाँ पे फ्लो वेलोसिटी जो आप देख रहे हो मैंने वर्टिकल दिखाई हुई है, ठीक है, या ऊपर की तरफ मैंने दिखाई है। तो VF2 जो है इस V2 का वर्टिकल कंपोनेंट मैंने बोला है, V2 का वर्टिकल कंपोनेंट VF2 होता है और इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट VW2 होता है। वैसे ये V1 के भी दो कंपोनेंट्स होने चाहिए, एक कंपोनेंट होगा वर्टिकल कंपोनेंट, लेकिन इसका वर्टिकल कंपोनेंट नहीं हो सकता क्योंकि ये ऑलरेडी हॉरिजॉन्टल है, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट 0 होता है, इसलिए फ्लो वेलोसिटी जो होगी यहाँ पे 1 पे 0 होगी। उसके बाद ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है, अभी V1 ऑलरेडी हॉरिजॉन्टल है तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी आपका VW1 होगा। तो V1 और VW1 ये जो है ये दोनों इक्वल होते हैं पेल्टन व्हील के केस में, क्योंकि V1 भी हॉरिजॉन्टल है और VW1 उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, फ्लो वेलोसिटी 0। तो ये आपके इनलेट आउटलेट ट्रायंगल से। तो मैं आपको बताया था रनर पावर का फॉर्मूला, रनर पावर जो है रो क्यू VW1 प्लस माइनस VW2 इंटू यू। तो यहाँ पर कुछ चीजें पता होगी, ये डेंसिटी है, ये डिस्चार्ज है, वॉल वेलोसिटी मतलब V1 हो गया, VW2 इस ट्रायंगल से हमको डिटरमाइन करना पड़ेगा, U मतलब व्हील की वेलोसिटी, बकेट की वेलोसिटी है। ये कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला मैं देता हूं आपको, पाई इनटू डायमीटर ऑफ द आरपीएम होगा और डी मतलब व्हील का डायमीटर होगा, ठीक है। अभी ये सारी चीजें बेसिक फॉर्मूलेस हो गए, ठीक है। ये आपको सारे क्वेश्चंस में मतलब प्रॉब्लम्स में न्यूमेरिकल्स करते वक्त लगेंगे। बहुत बार रनर पावर जो है वो वैट्स में पूछा जाता है और कई बार ये रनर पावर वैट्स में नहीं पूछते बल्कि पर केजी पूछते। रनर पावर फाइंड करना है आपको या वर्क डन फाइंड करना है, वर्क डन बाय द व्हील पर केजी ऑफ वाटर फ्लोइंग, ठीक है। तो पर केजी ऑफ वाटर फ्लोइंग, तो इस केस में आपको क्या करना है, इस केस में आपको सिर्फ डिवाइड करना है इसको मास फ्लो रेट से, क्योंकि हमको पर केजी चाहिए इसलिए हम लोग इसको मास फ्लो रेट से डिवाइड करेंगे। मास फ्लो रेट क्या होता है, तो रो इंटू क्यू इज द मास फ्लो रेट, कैंसिल हो गया, तो आपको VW1 प्लस माइनस VW2 इंटू ये हो गया आपका रनर पावर पर केजी हो गया। कभी कभी रनर पावर या वर्क डन पर न्यूटन पूछा जाता है या पर यूनिट वेट पूछा जाता है, जैसे यहाँ पे पर यूनिट मास था वैसे पर यूनिट वेट होता है। तो उस केस में आपको इसको गामा क्यू से डिवाइड करना है, क्योंकि वेट मतलब मैंने स्टार्टिंग में बोला था वेट मतलब गामा इंटू क्यू होता है, और गामा आपको पता है स्पेसिफिक वेट, गामा मतलब डेंसिटी इंटू ग्रेविटी होता है। वापिस यहाँ पे क्यू और रो कैंसिल हो जाता है, VW1 प्लस माइनस VW2 इंटू यू अपॉन जी।
ये दोनों में सिर्फ ग्रेविटी का फर्क है। अभी यहाँ पे प्लस साइन भी हो सकती है, माइनस साइन भी हो सकती है। मैंने दो साइन दिखा है। एक्चुअली प्लस साइन कब लेनी है, तो प्लस साइन आप जब बीटा लेस देन 90 होता है तो आपको प्लस साइन लिखनी है, और माइनस साइन कब लेते हैं तो जी बीटा की वैल्यू आपकी ग्रेटर देन 90 होती है। तो याद रखना प्लस साइन बीटा ग्रेटर देन 90, माइनस साइन बीटा लेस देन 90 के लिए होती है। ठीक है, अभी ये जो बीटा के वैल्यूज मैंने आपको बताया, ठीक है, जनरली पेल्टियर व्हील के लिए बीटा तो प्लस साइन आपको लेनी है लेस देन 90 के लिए, और माइनस साइन लेनी है आपको ग्रेटर देन 90 के लिए। तो जनरली पेल्टियर व्हील के केस में आपको पॉजिटिव ही साइन लेनी पड़ती है। रेयर केस में आपको नेगेटिव साइन लेनी पड़ेगी। इसका रीजन क्या है कि प्लस साइन लेंगे तो आपको वर्क डन ज्यादा मिलेगा, तो हमको तो वर्क आउटपुट ज्यादा चाहिए, इसलिए हम लोग जनरली प्लस साइन के लिए देते हैं। तो डिजाइन ऐसे किया जाता है कि आपका बीटा जो है वो लेस देन 90 होना चाहिए। ठीक है, लेकिन इन केस किसी प्रॉब्लम में बीटा ग्रेटर देन 90 आ रहा है तो फिर आपको उस केस में माइनस में यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो ऐसे डिफरेंट फॉर्मूलाज मैंने आपको बताया। ओके, अभी हम लोग एफिशिएंसी देखते हैं कि हाइड्रोलिक एफिशिएंसी जो है पेल्टियर व्हील के वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। हाइड्रोलिक एफिशिएंसी, और हाइड्रोलिक एफिशिएंसी हमने रनर पावर डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ जेट ऐसे लिखा था। रनर पावर का ऑलरेडी मैंने फॉर्मूला आपको बताया, रो क्यू VW1 प्लस माइनस VW2 इनटू वेलोसिटी एंड देन डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी जो है जेट की हाफ m डॉट इनटू V1 स्क्वायर, ये आपकी काइनेटिक एनर्जी जेट की। ठीक है, तो m डॉट जो है मास फ्लो रेट है, और मास फ्लो रेट को मैं डेंसिटी इनटू डिस्चार्ज ऐसे लिख सकता हूं। ये वाली चीजें कैंसिल हो जाती है, VW1 प्लस माइनस VW2 इनटू U, यहाँ पे हाफ बचेगा, उसमें से 2 चला गया, मैं ऊपर लिख सकता हूं, और V1 स्क्वायर नीचे आ गया। तो ये हो गया आपका हाइड्रोलिक एफिशिएंसी का फॉर्मूला। फर्दर इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्दर मैं सिंप्लीफाई करके इसको लिख सकता हूं हाइड्रोलिक एफिशिएंसी, ठीक है, ट्वाइस V1 माइनस U1, ठीक है, 1 प्लस कॉस फाई इंटू U1 अपॉन V1 स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला भी हम लोग यूज कर सकते हैं डायरेक्टली हाइड्रोलिक एफिशिएंसी निकालने के लिए, लेकिन इसमें आपको वर्क वेलोसिटी निकालने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये फॉर्मूला कब अप्लाई कर सकते हैं, जब बीटा की वैल्यू जो है 90 से कम है। अगर बीटा की वैल्यू 90 से ज्यादा है तो ये वाला फॉर्मूला आप यूज नहीं कर सकते, तो वो याद रखना। लेकिन पेल्टियर व्हील के लिए मोस्टली बीटा की वैल्यू लेस देन 90 हो सकती है, तो इसीलिए हम लोग हाइड्रोलिक एफिशिएंसी ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला था एफिशिएंसी निकालने के लिए। बाकी मैंने ओवरऑल एफिशिएंसी का आपको ऑलरेडी बताया, मैकेनिकल एफिशिएंसी का भी मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है।